Hello guys, let us discuss some questions on mathematics. तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन belongs to the topic straight lines. And if we read the question, there are 3 points and its coordinates are given. And these are the vertices of a triangle. And they are asking find the equation of the median through the vertex R. So it is not a very big issue. Options are given. लेकिन आपको मीडियन का इक्वेशन निकालना है. वैसे ट्रायंगल को 3 मीडियन रहते हैं जो हर एक वर्टेक्स से जाती है, लेकिन आपको किसी एक मीडियन का ही इक्वेशन निकालना है जो वर्टेक्स R से जाती है. अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि मीडियन इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन, and we know that in this question that line passes through the point R and its coordinates are given 3, 4. So we know that when any line passes through a particular point, then the coordinate of that point must satisfy that equation of line. So instead of finding median, the options are given, you just check which option will be satisfied by coordinates of R. And that's why I am putting x is equal to 3 and y is equal to 4 in each option and see which option will be satisfied. So in the first option, this will become -9, -9 will become -18. So ये satisfy नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता. सेकंड ऑप्शन में हम r के कोऑर्डिनेट रखेंगे, x के जगह 3, y के जगह 4. तो ये 3 4s are 12 plus 3 15 plus 9 that is 24. ये भी 0 नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है. तीसरे ऑप्शन में ये मिडल टर्म होता है -12 प्लस 3 -9 प्लस 9 0. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि अभी ऑप्शन नंबर 4 चेक करना है. ऑप्शन नंबर 4 का आंसर 0 नहीं आता है, 6 आता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. मतलब आउट ऑफ 4 ऑप्शंस ओनली 1 ऑप्शन सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही एलिमिनेटरी क्वेश्चन था और ऑप्शन से हम उसको ढूंढ भी सके, लेकिन ऑप्शन देने वालों ने अगर ऐसे ऑप्शन दिए कि मान लीजिए एक ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन R से सेटिस्फाई हो रहे हैं, तब आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि उन जो सेटिस्फाई हो रहे हैं वो सारे ऑप्शंस, उनमें से कौन सा आंसर सही होगा. तो इसलिए आपको मीडियन के बारे में जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज आपके पास होना जरूरी है. मीडियन पासेस थ्रू वर्टेक्स R का मतलब वो R से निकल रही है और वर्टेक्स R के सामने जो साइड रहेगी PQ उसके मिड पॉइंट से जा रही है, और PQ का मिड पॉइंट बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं. तो अगर R 2 ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर उन 2 ऑप्शन में आपको मिड पॉइंट निकालना होगा PQ का, और फिर चेक करना होगा कि वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है. इसलिए मैं क्या करता हूं, अभी फिलहाल ये जो ऑप्शन ओरिजिनल थे उसको मैं थोड़े चेंज कर देता हूं. तो सेम क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन मैंने थोड़े बदल दिए. अब ये चारों ऑप्शन में R की वैल्यू, R के कोऑर्डिनेट्स आप रखोगे तो ये चारों को सेटिस्फाई करेगा. तो इसका मतलब प्रीवियस जो डिस्कशन मैंने किया वो मेथड यहां पे फिट नहीं बैठ रहा है. इसलिए
अब आपको क्या करना है कि मेडियन पासेस थ्रू द वर्टेक्स आर मींस इट मस्ट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो आपको पी क्यू का मिड पॉइंट निकालना है। अब पी क्यू का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो मिड पॉइंट इज ऑल्सो अ पॉइंट, और पी क्यू का निकाल रहे हैं तो पी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट और क्यू का फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एडिशन कीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, दैट इज 0 प्लस 0 अपॉन 2, दैट इज 0. Now add the second coordinates of p and q and divided by 2, that is 2 plus 4 6 upon 2 3. So this is a midpoint of pq and your median must passes through this point also. तो अब आपको ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करता है देखना होगा। तो यहां रखते हैं 0, यहां रखते हैं 3, तो -3 -5 तो 0 नहीं आता है, तो ये आंसर आपका मीडियन का नहीं है। यहाँ 0 रखते हैं, यहाँ 3 रखते हैं, तो 3 माइनस 10 0 नहीं आता है, तो ये भी आंसर गलत है। यहाँ 0, यहाँ 3, ये -9 हो जाएगा, -9 + 9 0, तो ये आंसर सही है। 0 और यहाँ 9, 9 - 15 0 नहीं आता है, इसलिए ये गलत है। इसलिए अगेन वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब मान लीजिए ये मिड पॉइंट भी किसी दो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन हाउ वी विल डिसाइड द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको और एक जानकारी मीडियन की मालूम होना चाहिए कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका आर है, ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। तो ये मिड पॉइंट है, तो आपका मीडियन रहेगा ये, दिस इज द मीडियन। नाउ वी नो दैट मीडियन के ऊपर उस ट्रायंगल का एक पॉइंट रहता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द ट्रायंगल और सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड जो है वो अगर आपको तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम उसका सेंट्रॉइड भी निकाल सकते हैं। तो P का पहला कोऑर्डिनेट प्लस Q का पहला कोऑर्डिनेट प्लस R का, तीनों का पहले कोऑर्डिनेट का एडिशन करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपको सेंट्रॉइड का पहला कोऑर्डिनेट मिलेगा। वैसे ही सेकंड कोऑर्डिनेट्स पी क्यू आर का ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब एवरेज निकालेंगे वाई कोऑर्डिनेट्स का, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जो सेंट्रॉइड का सेकंड कोऑर्डिनेट रहेगा। और ये तीनों मीडियन पे रहता है, दिस ऑल 3 मीडियंस आर कॉन्करेंट, दैट मीन्स दे आर पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट एंड दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो आर भी 4 ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमने मिड पॉइंट निकाला पी क्यू का। फिर पी क्यू वो 4 में से 2 को कर रहा है, तो वो दोनों में से एक सही होगा। तो उसमें से एक डिसाइड करने के लिए आपको पहले सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा, और वो सेंट्रॉइड उन दोनों ऑप्शन में जिसको भी सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर सही रहेगा। इतना करने के बजाय अगर आपको वो सवाल पूछते हैं, अब यहां तो सवाल पूछा था फाइंड द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर, वो सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें पता नहीं है वो मीडियन पी से पास हो रही है, क्यू से हो रही है, क्या आर से हो रही है, लेकिन वो कहीं से भी हो वो जाएगी सेंट्रॉइड से। इसलिए उस केस में भी आपको सेंट्रॉइड काम आ सकता है कि सेंट्रॉइड निकालकर ऑप्शन को सेटिस्फाई कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप सीधा सीधा सेंट्रॉइड एक निकालिए, ठीक है, सेंट्रॉइड को हम नाम देते जी, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए जो भी आएंगे, ठीक है, और आप फिर पी के कोऑर्डिनेट्स लीजिए और इन दोनों में क्या यूज कीजिए, 2 पॉइंट फॉर्म, तो आपको डायरेक्ट मीडियन का आंसर मिलेगा, आपको ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट फॉर्म तो आपको पता ही होगा, पी के कोऑर्डिनेट 0 2 है तो ये 0 2 यहां ले लेते हैं और इसको हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं। सेंट्रॉइड जो है वो कैसे निकलता है पता है, पी क्यू आर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 + 0 + 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 सेंट्रॉइड का पहला कोऑर्डिनेट। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट का समेशन 2 + 4 6 + 4 10 डिवाइडेड बाय 3, तो वो हो जाएगा 10/3 इफ आई एम करेक्ट।
तो यहाँ आप 1 और ये 10/3 लिखिए, और फिर ये G और ये P दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन रहती है, दैट इज वी कैन राइट यूजिंग द 2 point फॉर्म ऑफ द लाइन, 2 point फॉर्म. How to get the equation of line by using 2 points on it? So it's a very simple technique. You draw a line, that is for ratio, draw the line. These are the two ratios I am constructing, x minus y minus. Now you select any one point, either G or P. तो मैंने P सिलेक्ट किया, तो P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ लिखिए जो भी है, और P का सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ लिखिए. अब ऊपर जो है वही नीचे लिखना है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि नीचे लिखते वक्त आप हमेशा x को नहीं लिखेंगे, उसके जगह एक एम्प्टी ब्रैकेट लिखिए. बाकी सब एक्सप्रेशन एज इट इज जैसे ऊपर का है वैसे ही डिनोमिनेटर में लिखना है. यहाँ भी y मत लिखिए, उसके जगह एक एम्प्टी ब्रैकेट, बाकी सब एज इट इज. अब ये दो एम्प्टी ब्रैकेट्स में आप सेकंड जो पॉइंट बचा ना हमारा G, उसके कोऑर्डिनेट, x के जगह फर्स्ट कोऑर्डिनेट रखिए और y की जगह सेकंड कोऑर्डिनेट रखिए. तो इस तरीके से ये हो जाएगा x/1 इक्वल टू y minus 2 डिवाइडेड बाय, if you subtract this, 10 minus 6, that is 4/3. Now you make a cross multiplication, that is 4x/3 is equal to y minus 2. And then after simplification, you will get 4x is equal to 3y minus 6. And this implies that 4x minus 3y plus 6 equal to 0. This is equation of median passes through the vertex P. You can find like this. Okay, now let us see the another example, and this is this is based on linear programming problem. Basically, we can find its a solution. Actually, the optimum function is given and we have to find its maximum value of this z subject to these constraints. Constraints are always inequalities. अब यहाँ दो constraints है तो दोनों less than or equal to है. तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूं. अगर दोनों inequalities लेस देन और इक्वल टू है, ये कंस्ट्रेंट, तो आप इसका पहले इक्वालिटी वाला इक्वेशन बना लीजिए. मतलब यहाँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, एंड दूसरा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. अब आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन में y की जगह 0 रखिए, तो आपको x मिलेगा 4, y 0 तो x 4. इसमें भी y की जगह 0 रखिए तो x मिलेगा 6. अब ये दोनों पॉइंट x एक्सिस पे है और आपके दोनों इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू था, इसलिए इन दोनों में जो पॉइंट ओरिजिन से नियरर है, नजदीक है, उस पॉइंट का आप सिलेक्शन करोगे. मैं और एक बार दोहरा रहा हूं कि लेस देन और इक्वल टू रहेंगे दोनों इनइक्वालिटीज, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे आप, 2 पॉइंट मिलेंगे, दोनों पॉइंट x एक्सिस पे है, और उसमें से आप वो पॉइंट सिलेक्ट करोगे जो पॉइंट ओरिजिन से नजदीक है. अब इन दोनों में ये पॉइंट ओरिजिन से नजदीक है, तो ये रिजेक्ट हो गया. सिमिलरली उसी इक्वेशंस में आप x इक्वल टू 0 रखिए, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 6, और यहाँ x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 4. और क्योंकि ये दोनों लेस देन और इक्वल टू है, इसलिए ये दोनों पॉइंट जो कि लाइज ऑन y एक्सिस है, उनसे भी वो पॉइंट का सिलेक्शन आप करोगे जो ओरिजिन से नजदीक है. तो इनमें ये ओरिजिन से नजदीक है,
तो इसलिए आपका जो फिजिबल रीजन रहेगा विदाउट डायग्राम, उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स रहेंगे, उसके एक कॉर्नर पॉइंट 4,0 रहेगा, दूसरा 0,4 रहेगा, और लेस देन और इक्वल टू है तो तीसरा डिफॉल्ट 0,0 रहेगा। और एक पॉइंट रहेगा जो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको निकालना होगा। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं क्रैमर्स रूल का एप्लीकेशन यहाँ पे करूँ ताकि मुझे जल्दी आंसर मिल जाए। तो व्हाट इज क्रैमर्स रूल? तो x की वैल्यू निकालना है तो आपको नीचे एक डिटर्मिनेंट लिखना है जो कि एक्स वाई के ये दोनों के कोएफिशिएंट्स होंगे। तो पहले इक्वेशन में एक्स वाई का कोएफिशिएंट 3 2 है, दूसरे में x का कोएफिशिएंट 2 और ये 3 है, और ऊपर वही डिटर्मिनेंट लिखोगे आप जो नीचे लिखा है। लेकिन क्योंकि आप x की वैल्यू निकाल रहे हो इसलिए x वाला जो कॉलम है x के कोएफिशिएंट का वो नहीं लिखोगे आप, उसके जगह पर उस इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म्स लिखोगे लाइक दिस। y की वैल्यू में सेम डिनोमिनेटर रहेगा, सेम डिटर्मिनेंट लाइक दिस, ऊपर वही डिटर्मिनेंट, लेकिन क्योंकि हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए ये y वाला जो कोएफिशिएंट वाला कॉलम है वो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ आएगा 3 2 और यहाँ आएगा कांस्टेंट्स का कॉलम दैट इज 12, और जस्ट अभी आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 9 - 4 5 डिनोमिनेटर, और ये हो जाएगा 36 - 24 दैट इज 12। तो x की वैल्यू 12/5 आ गई, और y की वैल्यू ये तो 5 ही आने वाला है, और ये आ जाएगा 36 अगेन 12 आ गया। तो आपका जो फोर्थ कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन है इनके अलावा वो है 12/5/12/5। So once you got 4 corner point, that means it is something quadrilateral. तो आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस एलपीपी में जो फिजिबल रीजन रहेगा उसका शेप ट्रायंगुलर रहेगा, पेंटागन रहेगा, या ओपन एंडेड रहेगा, जो भी है। तो यहाँ पर 4 वर्टेक्स हमें मिल रहे हैं तो वो डेफिनेटली क्वाड्रिलैटरल रहेगा। अब ये चारों एंड पॉइंट्स को हम z में रखेंगे। अब ये तो रखेंगे 0 0, तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी 0। फिर हम 4 0 रखेंगे, देखिए यहाँ 4 x की जगह 4, y की जगह 0, तो आ जाएगी 36। फिर ये पॉइंट रखेंगे 0,4, तो ये 0 और ये 4 44। अब बचा है ये आखिरी पॉइंट, इसको जब हम यहाँ रखेंगे 9x, x की जगह 12/5, तो ये हो जाएगा 9 × 12 108/5 प्लस 11 × 12 that is 132/5, and its addition is something 240, and if you divide by 5, 5 4s are 20 and then 8, so you'll get 48. So fourth answer is value of z is 48, and among these 4 values we have to calculate the maximum. So here the maximum value is 48, and therefore our correct answer is 48. ये तो मैंने बिना डायग्राम। अब आप कहेंगे कि ये तो लेस देन और इक्वल टू था इसलिए ये आपने ओरिजिन के नजदीक का लिया, अगर इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो फिर क्या होता? तो इट्स वेरी सिंपल। अगर मान लीजिए आपके कंस्ट्रेंट 3x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड 2x + 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 होते ग्रेटर देन, तो अगेन आपको y = 0 रखना है, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 4, ये यहाँ पर भी y 0 रखना है तो आपको मिलेगा ये। और क्योंकि इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू है इसलिए अब आपने 0 से दूर वाला पॉइंट लेना है, तो सिलेक्शन होगा आपका, इसका नहीं होगा क्योंकि ये ओरिजिन के नियरर है कंपेरेटिव टू दिस, तो ये आपका एक कॉर्नर पॉइंट होगा। सिमिलरली व्हेन यू पुट x = 0, तो आपको यहाँ y मिलेगा 6 ये इक्वेशन में, और ये इक्वेशन में जब आप x 0 रखेंगे तो मिलेगा 4। ये दोनों पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस है, ये दोनों इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसलिए ये दोनों में जो नजदीक है ओरिजिन के उसको नहीं लेंगे आप। तो
तो इसलिए ये आपका पॉइंट सिलेक्ट होगा। फिर आपका 2 पॉइंट हो गए। अब आपको 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 आपके फिजिबल रीजन में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 आप यहाँ रखोगे, एक्स ओरिजिन 0 0, तो इसका आंसर आता है 0, और 0 कभी 12 से बड़ा नहीं होता है, तो ओरिजिन विल नॉट सेटिस्फाई दी बोथ दी इक्वालिटीज। तो यहाँ 0 का सवाल तो है नहीं, ओरिजिन का, सॉरी। तो इसलिए अब आपको ये दोनों का इंटरसेक्शन तो हमने ऑलरेडी निकाला था 12/5 क्रैमर्स रूल से, तो ये एक तीसरा पॉइंट होगा। मतलब आपका जो फिजिबल रीजन रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, लाइक दिस। इस केस में ये फिजिबल रीजन है अनबाउंडेड, और ये आपके 3 कॉर्नर पॉइंट्स है फिजिबल रीजन के। और ये आपको जो भी आंसर देंगे वो आंसर में आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज जो भी बोला है, मैक्सिमाइज पूछा है तो आप बड़ा आंसर जो भी तीनों में जो भी सबसे बड़ा आंसर z का वैल्यू आता है वो देंगे। मिनिमाइज पूछा है तो जो छोटा आता है वो देंगे। तो इस प्रकार आप इससे डील कर सकते हैं। मेरा कहना इतना ही है कि हम जब भी पढ़ाई करते हैं कुछ क्वेश्चन, तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर होते हैं। वही क्वेश्चन बरकरार रखकर उसके ऑप्शन बदले जा सकते हैं, इसलिए हमें सारे डायमेंशंस में सोचकर पढ़ाई करनी होगी। अब ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है बिलोंग्स टू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल दिख रहा है, लेकिन इसके ऑप्शंस जो है उसमें 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट टर्म में मैं अगर देख रहा हूँ लॉजिकली तो tan इनवर्स हर टर्म में है। 3 टर्म में सिर्फ tan इनवर्स x है, और एक जो ऑप्शन है उसमें 1/2 tan इनवर्स x। पहले तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पावर है। इसको हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ऊपर लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 raised to -2 dx। जब भी इंटीग्रेशन में किसी का पावर नंबर आता है तो हमारे पास पावर रूल है इंटीग्रेशन का, लेकिन वो तभी यूज होता है जब इस बेस का डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा। अब क्योंकि ये बेस का डेरिवेटिव जो है वो 2x आता है, उसमें x आता है, वेरिएबल है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट, इसलिए यहां पर हम वो जो इंटीग्रेशन का पावर वाला रूल था ना, x⁻n dx वाला, ये x⁻n + 1 / n + 1 + c, ये हम यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ही पावर रूल रिजेक्ट हो जाएगा, किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पर आप कुछ सब्स्टिट्यूट करने का सोचोगे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो सही है या गलत है ये तो आगे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? कि अगर आप यहां t सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोच रहे हो, तो जिसके जगह आपको t रखना है उसका डेरिवेटिव आप निकाल लीजिए। मतलब इसका वो डेरिवेटिव उसी एग्जाम्पल में dx को मल्टीप्लाई होते हुए वहां दिखना जरूरी है। अगर ये नहीं दिखता है, यू कैन नॉट पुट t हियर। अब ये तो दिख नहीं रहा है, 2 का तो छोड़ दीजिए, 2 तो कांस्टेंट है, वी कैन मैनिपुलेट मल्टीप्लाई डिवाइड करके, लेकिन x वेरिएबल है और उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो तो होना ही चाहिए वहां पर, और है नहीं। इसका मतलब आपके दिमाग में अब जो सब्स्टिट्यूशन का मैटर चल रहा था वो आप यहां पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो मेरे पास अब ऑप्शन आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करना इस एग्जाम्पल। अगर होता है तो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन तीसरा ऑप्शन है मेरे पास कि कैन आई यूज एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हियर। तो यहाँ 1 है, प्लस है, स्क्वायर है। 1 और स्क्वायर जैसे ही दिखता है, कैन गिव द गारंटी that I can use trigonometric identity any one out of 3। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने के बाद 1 + tan स्क्वायर थीटा का आंसर sec स्क्वायर थीटा आता है, इसलिए दिमाग ऐसा बोल रहा है कि पुट x = tan थीटा।
ज़्यादा बेहतर है। तो आपको तुरंत dx की वैल्यू दैट इज़ द टोटल डेरिवेटिव एंड tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर जो है वो जो है उसका टोटल डेरिवेटिव, मतलब आपका ये पूरा इंटीग्रेशन जो है ना थीटा में आ जाएगा। तो dx के जगह आप लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो तो आंसर देगा सेक स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, और उसका स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। देखिए तुरंत समझ में आ गया कि ये सेक स्क्वायर और इसमें का एक सेक स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और आपको मिलेगा 1 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो अब मेरी फील्ड है, क्योंकि 1 सेक थीटा इज व्हाट कॉस थीटा, सो वी कैन राइट 1 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर जब भी आता है किसी का भी हो, उसका जो बेस होता है उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आना जरूरी है। अब इसका जो बेस है इसका पावर 2 है और बेस क्या है कॉस थीटा, तो आप कॉस थीटा का डेरिवेटिव कांस्टेंट तो नहीं आता है, तो यू कैन नॉट यूज द पावर रूल हियर। तो इसलिए आपको इसका पावर जो है ना रिड्यूस करना होगा, 1 करना होगा। इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे। एक फॉर्मूला है जो डबल एंगल और हाफ एंगल को भी जोड़ता है और पावर भी देता है। अगर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका आंसर आता है 2 कॉस स्क्वायर, और यहाँ जो एंगल है उसका हाफ। अब ये दोनों की खास बात ये है कि एंगल भी चेंज हो रहा है, और यहाँ देखिए पावर कॉस का कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ 2 है, तो आपको तो 2 नहीं चाहिए, तो आपको ये 2 इधर डिवाइड करना होगा। तो यू कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा as 1 plus cos 2 theta divided by 2। अब यहाँ cos आया लेकिन उसका पावर 1 है, we can easily find out its integration। तो ये 1/2 बाहर आ गया। पहली टर्म 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन जो है वो, और जो है उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करना होता है। तो 2 थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज 2। तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ वी नो दैट x इज इक्वल टू tan थीटा, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x। तो आप जहां जहां थीटा है वहां tan इनवर्स x रख दीजिए, तो आपकी पहली टर्म ये मिली। अब दूसरी टर्म ढूंढने की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो 4 ऑप्शंस थे उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें ये फर्स्ट टर्म थी, तो ऑब्वियसली बचे हुए 3 टर्म तो करेक्ट नहीं होंगे, तो ये आपका आंसर रहेगा जिसकी पहली टर्म ये है। लेकिन अगर फिर भी आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो। तो ये प्लस ये 1/2 और ये 2 हो जाएगा 1/4, और आपको अब लिखना है साइन 2 थीटा का आंसर इन टर्म्स ऑफ x। अगर आपको याद है तो साइन 2 थीटा कैन बी रिटर्न एज in terms of tan, that is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, and tan theta is x, therefore we can write this as a 2x upon 1 plus x square। we can put this here, तो ये हो जाएगा आपका 2x upon 1 plus x square। तो ये 2 and this 4 will simplify, and your answer should be 1/2 tan inverse of x plus x upon 2 into 1 plus x square। और ये आप देखिए ये x, ये इसको याद रखिए आप, सेकंड टर्म हमको चेक करना है कौन से ऑप्शन में सही है। तो ये देखिए यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो ये तो मैंने आपको डिटेल एनालिसिस बता दिया कि कैसे दिमाग स्टेप्स बनाता है, कैसे रिजेक्ट करता है और अगली क्या सोच रखता है। मान लीजिए कि ऐसा हो गया कि आपका दिमाग चल ही नहीं रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, तो फिर अब आपको लॉजिकल आंसर निकालना होगा। अब लॉजिकल आंसर कैसे निकालोगे आप? तो देखिए हर इसमें tan इनवर्स x है और ये सेकंड टर्म्स भी कुछ लगभग ऐसे हैं। तो इसमें जो ऑड ऑप्शन है जैसे कि ये है ना,
तो ये ऑड ऑप्शन का आप डेरिवेटिव ले लीजिए। आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है ना, मैं तो दुआ करूंगा कि आपको आए, लेकिन बाय चांस आप ब्लैंक हो गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है। वी नो दैट इंटीग्रेशन का आंसर अगर ये चारों में से कोई है तो इसका डेरिवेटिव इसके इंटीग्रैंड के इक्वल होगा, दैट इज द रिलेशन वी नो, तो यूज दैट रिलेशन। तो अब मैं ऑप्शन नंबर 2 जो है, जो मैंने यहां निकाला था, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं। अब इसका डेरिवेटिव आएगा ये 1/2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस जो भी है मतलब tan इनवर्स के अंदर जो भी है उसका स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी है दैट इज 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये 1/2 कांस्टेंट है और यहाँ पर आपको कोशेंट रूल यूज करना होगा। डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर, जिसका स्क्वायर किया वो ब्रैकेट एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव आता है 2x। और आपको सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिलेगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज फर्स्ट टर्म, और ये मिलेगा प्लस ये देखिए माइनस 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, सो दैट इज 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आ गया। अब ये तो वो जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसके साथ तो मैच नहीं हो रहा है, तो आप एक फट से x इज इक्वल टू सम वैल्यू रख दीजिए, 2 रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए 2, x इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 10, तो आपको पहली टर्म मिलेगी 1/10। यहाँ पर रख दीजिए 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 50, तो आपको मिलेगा माइनस 3/50। ना इसको थोड़ा 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको नीचे 50 कॉमन डिनोमिनेटर मिलेगा, 5 माइनस 3 इज 2, और आपको आंसर मिलेगा 1/25। तो अब ये x इक्वल टू 2 आप ओरिजिनल क्वेश्चन के फंक्शंस में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 उसका स्क्वायर, और ये भी आ रहा है 1/25 जो कि इसके साथ मैच हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आप ये भी आराम से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन वेक्टर्स पे है। वेरी गुड। अब ये बॉक्स प्रोडक्ट है, 3 वेक्टर के नाम है PQR जो कि नॉन जीरो है, नॉन कोप्लेनर है, और इस बॉक्स प्रोडक्ट का आंसर नीचे दिया गया कौन सा बॉक्स प्रोडक्ट है ये बताना है। अब मेरा लॉजिकल ये चीज़ कह रहा है कि 3 वेक्टर नॉन जीरो है और नॉन कोप्लेनर है, तो हमारे स्टैंडर्ड्स वेक्टर होते हैं, तो P बार को मैं I बार बोलता हूँ, वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। Q बार को मैं J बार बोलता हूँ, यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, एंड R बार को मैं K बार बोलता हूँ, यूनिट वेक्टर अलोंग द Z एक्सिस। तो ये तीनों के मैग्नीट्यूड भी 1 है, यूनिट है तो, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये नॉन कोप्लेनर ही रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, उनका जो क्वेश्चन का बॉक्स प्रोडक्ट था उसको लिखेंगे, दैट इज I प्लस J माइनस K, सेकंड है वेक्टर I माइनस J, तीसरा है Q मतलब J माइनस K। और आप जानते हो बॉक्स प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट यहाँ आएंगे 1 1 माइनस 1, यहाँ 1 माइनस 1 के है नहीं तो 0, और यहाँ आएगा 0 1 माइनस 1। यू जस्ट कैलकुलेट दिस डिटर्मिनेंट, तो ये 1 1 माइनस 0, फिर ये माइनस 1, फिर ये माइनस 1 माइनस 0, फिर माइनस 1, फिर 1 माइनस 0. So you will get 1 and this is plus 1 and this is minus 1. So it gets and you will get the answer is 1. तो ये आई जे के लेने से आपके क्वेश्चन का आंसर 1 आया। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है, तो ऑप्शन में भी आप यहाँ आई जे के रखेंगे, तो आई जे के का बॉक्स प्रोडक्ट आता है। आई जे के का बॉक्स प्रोडक्ट फर्स्ट ऑप्शन का आएगा 1 0 0, दूसरा जे है सिर्फ तो 0 1 0,
और तीसरा यहाँ k आएगा तो 0 0 1 एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूरी दुनिया जानती है, दैट इज 1। तो ये मैच हो गया। अब देखिए ये 1 है तो ये 2 into 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 3 आएगा, मतलब आपके ऑप्शंस इन वेक्टर्स के लिए आएंगे 1 2 0 3 और आपका आंसर 1 ही आना चाहिए। देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर बाय लॉजिकल मेथड। अब ये नहीं आ रहा है तो आपको जैसा पढ़ाया गया है, आपका जो नॉलेज है कि बॉक्स प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। उसको मैं समझा देता हूँ आपको कि मान लीजिए अगर ये बॉक्स प्रोडक्ट है a बार b बार c बार 3 वेक्टर का, तो आप इसको ऐसे लिखते हो a बार डॉट b बार क्रॉस c बार। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये डेफिनेशन का इस्तेमाल आप इस क्वेश्चन के लिए कर सकते हो। आपका p बार प्लस q बार प्लस r बार, p बार माइनस q बार एंड दिस इज q बार माइनस r बार, ये आपका था। तो इस डेफिनेशन से हो जाएगा p प्लस q प्लस r, मैं बार जानबूझकर नहीं लिख रहा हूँ, डॉट दिस इज p माइनस q क्रॉस थर्ड वेक्टर इज q माइनस r। Now use some algebraic rule, that is the distribution law and all the things. Okay, तो ये जो वेक्टर है बाहर का, इसको बाहर ही रख लेते हैं और इसको पहले p क्रॉस q, फिर p क्रॉस माइनस r, तो माइनस बाहर आएगा, p क्रॉस r, फिर माइनस q क्रॉस q, तो ये माइनस बाहर, तो ये q क्रॉस q एंड माइनस माइनस प्लस q क्रॉस r, ये हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर द क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम करेंगे ये p का डॉट प्रोडक्ट चारों के साथ, तो ये हो जाएगा p डॉट p क्रॉस q माइनस p डॉट p क्रॉस r, फिर हो जाएगा माइनस p डॉट q क्रॉस q, ये तो जीरो ही होने वाला है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इटसेल्फ इज जीरो, तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, प्लस p डॉट q क्रॉस r, है ना। और क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई वेक्टर तीनों में रिपीट हो जाता है तो उसका भी आंसर जीरो हो जाता है। देखिए यहाँ p रिपीट हो गया क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो जीरो, यहाँ पर भी जीरो, ये तो इसकी वजह से जीरो। तो आपको p जब आपने डॉट प्रोडक्ट अंदर भेजा तो आपको इतना ही मिला, एंड दैट इज अ पी क्यू आर, दैट इज अ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर। ये हो गया p से डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद। अब q का भी ले लेते हैं, तो q इसके साथ जब होगा तो q रिपीट होगा तो जीरो, q का इसके साथ होगा तो आपको मिलेगा माइनस q p r, q का इसके साथ जीरो हो जाएगा, q का यहाँ रिपीट होता है इसलिए ये भी जीरो हो जाएगा। अब बचा r जब इसके साथ होगा तो आपको मिलेगा प्लस r p q, और ये r इनके साथ और इनके साथ रिपीटेशन की वजह से जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि आंसर मुझे p q r इस सीक्वेंस में चाहिए तो यहाँ वो सीक्वेंस हमें लाना होगा। अब ये दो वेक्टर को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारा सीक्वेंस आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी है बॉक्स प्रोडक्ट की, जब आप किसी दो वेक्टर को इंटरचेंज करते हो तो माइनस साइन देना पड़ता है। तो अगर p को मैं फर्स्ट पोजीशन पे लाता हूं, q को सेकंड पे लाता हूं, तो एक एक्स्ट्रा माइनस देना होगा। वो एक्स्ट्रा माइनस और ये माइनस मिल के बन जाएंगे प्लस, और ये इंटरचेंज हो जाएगा p q r। अब यहां इंटरचेंज से काम नहीं होगा, यहां p q, ये r को बिना इंटरचेंज किए ऐसा पीछे से लाकर यहां रखना होगा। इसको बोलते हैं साइक्लिक परमुटेशन। और जब साइक्लिक परमुटेशन जब होता है तो साइन चेंज नहीं होता है, तो वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका पी क्यू, और ये पीछे से जाके इधर आ जाएगा आर। हमने शायद गलती यहाँ पे की है कि क्वेश्चन में जो था ये यहाँ माइनस था, हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यस, माइनस है, देखिए यहाँ पर माइनस है, तो हमने यहाँ माइनस लेना चाहिए था, तो कोई इशू नहीं है, ये माइनस हो जाएगा। इसकी वजह से सिर्फ आर, जब आप ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, फिर ये और ये कैंसिल हो गया,
और आपको मिला आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगेन। तो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉस एक्स और एक ऑप्शन लॉग ऑफ द सेम डिनोमिनेटर है। हम जानते हैं इंटीग्रेशन में जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है एज इट इज, तो उस इंटीग्रेशन का आंसर आता है लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर जो भी था। अब ये आंसर तो तभी सही होगा जब ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आएगा। अब इसका डेरिवेटिव आता है 2x प्लस ये प्रोडक्ट रूल जो भी आएगा, लेकिन 2x तो कहीं है नहीं, इसलिए इसका डेरिवेटिव ऊपर है नहीं, तो ये जो आंसर है ये हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस बचे हैं, तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो इसको अगर हम बाय रूल सॉल्व करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन निकलेगा, दैट इज x। तो यहां बचेगा x प्लस कॉस एक्स। अब ऊपर भी cos x है, लेकिन ये x प्लस नहीं है, तो मैं ऊपर x एक मैनेज करता हूं मेरी तरफ से। मैंने मेरी तरफ से दिया x, और वो एक जो मैंने ऊपर दिया था उसको मैंने फिर माइनस करके मैनेज किया, एडजस्ट किया। तो अब ये ऊपर के चार टर्म को हम ऐसे मैनेज करेंगे। अब ये डिनोमिनेटर तो कॉमन है दोनों का, इसलिए दोनों को डिवाइड होगा, तो ये x प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय दिस x इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स। मैं थोड़ा खुश भी हूं क्योंकि ये कैंसिल होगा, और होना भी चाहिए तभी तो सॉल्व होगा। ये था x इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स, और ऊपर से मैं कुछ कॉमन निकालता हूं, दैट इज माइनस एक्स को कॉमन निकालते हैं, तो ये 1 माइनस साइन एक्स बचेगा। तो ये x भी होगा कैंसिल, ये होगा कैंसिल। अब यहाँ बचा 1 बाय एक्स, नीचे x है, x का डेरिवेटिव 1 है जो कि न्यूमरेटर में है, तो इसका आंसर डेफिनेटली आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज x। और ये है माइनस x का डेरिवेटिव 1, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये इसका भी डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर x प्लस कॉस एक्स प्लस c। Using the property of log, log a minus log b is log of a upon b, तो ये हो जाएगा x upon x plus cos x plus c, and this is the option in 4। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। तो ये इतने एग्जाम्पल्स 2019 के मोस्टली लाइकली एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने इस लेक्चर में या इस वीडियो कन्वर्सेशन में देखे। अगले वीडियो में इसके आगे के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको पढ़िए, इनको समझिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मैसेज से जानकारी मिल जाए। थैंक यू।